जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों आज वैसे 18 अगस्त है। हम आज कल का भी 17 अगस्त का भी हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हम करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर पाए थे, क्योंकि कल जो बीएड के लिए धरना था कि बीएड को प्राइमरी में शामिल करना है, उसके लिए पोस्ट वगैरह करते रहे, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाया। इसलिए कल का और आज का हम दोनों दिन का करंट अफेयर आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि हम आपके लिए डेली का करंट अफेयर ज़रूर लेकर आते हैं, और यदि किसी दिन का छूट जाता है तो हम उसके अगले दिन या और 1-2 दिन बाद उसका करंट अफेयर ज़रूर लेकर आते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए डेली करंट अफेयर के लिए। और हम आपके लिए बिहार स्पेशल क्विज भी चला रहे थे। बीच में ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इस वजह से काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अभी जो 3-4 दिन है उसमें हम आपको बिहार स्पेशल कम से कम लगभग 10 से 15 कुछ कराएंगे। उसमें बिहार हिस्ट्री भी रहेगी, मतलब एक तरीके से रिवीजन के हिसाब से आपको करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को अपना लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमारे जो वीडियो है और आगे लोगों तक रिकमेंड किया जाता है। और आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए इस वीडियो में, वो उसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तथा पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका फीडबैक जब मिलेगा तो हम आपके लिए और बेहतर तरीके से कंटेंट तैयार कर पाएंगे और बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम 17 अगस्त का डिस्कस कर लेते हैं कल का, कि 17 अगस्त को सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि 17 अगस्त को क्या हुआ था। तो 17 अगस्त को क्या हुआ था? 17 अगस्त को मनाया जाता है मदन लाल धींगरा दिवस, क्योंकि 25 साल के मदन लाल धींगरा को 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? मदन लाल धींगरा को 17 अगस्त 1909 में फांसी दे दी गई थी। उनकी आयु मात्र 25 साल थी। तो मदन लाल धींगरा दिवस मनाया जाता है। और इन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? पेंटोनविली कैद खाने में दी गई थी। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि कहाँ पे दी गई थी मदन लाल धींगरा को फांसी। तो पेंटोनविली कैद खाने में इन्हें फांसी दी गई थी। और इन्हें फांसी क्यों दी गई थी? इन्हें फांसी दी गई थी वायली और लाल काका की हत्या के आरोप में। किसके? वायली और लाल काका की हत्या के आरोप में। याद रखिएगा। तो 17 अगस्त को क्या मनाया जाता है? मदन लाल धींगरा दिवस। इसके अलावा 17 अगस्त को और क्या हुआ था? 17 अगस्त को एक जो सबसे जानने वाली बात है, 17 अगस्त को क्या हुआ था? 17 अगस्त को हुआ था जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई थी, रेडक्लिफ रेखा, वो 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा ये रेखा खींची गई थी। विभाजन की रेखा कहलाती है। और 17 अगस्त को हम देख लेते हैं। तो 17 अगस्त को फिनलैंड और इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है विश्व में, अभी हमने आपको बताया था कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानियों में गिनी जाती है। इसलिए इंडोनेशिया अगले साल अपने लिए नई राजधानी नूसंतारा बनाने जा रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी ये बताइए कि फिनलैंड का स्वतंत्रता दिवस तो 17 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये बताइए कि फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों अब हम आज का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब 17 अगस्त का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। किस क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? आप जानते हैं कि पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर हुआ करते थे, लेकिन आईसीसी की यह नई पहल है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भी घोषित करने लगा है। वो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। और इसके आईसीसी के प्रमुख कौन है इस वर्तमान में? तो हैं ग्रेग बर्कले। अगर बीसीसीआई के प्रमुख पूछ लिया जाए तो बीसीसीआई के प्रमुख हैं रोजर बिन्नी। तो ये देखिए प्रश्न कि किस क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया है? तो ये नामित किया गया है क्रिस वोक्स को। क्रिस वोक्स क्या हैं? क्रिस वोक्स एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड की टीम के लिए खेलते हैं, मतलब इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं क्रिस वोक्स। इन्हें
जुलाई 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है, इन्हें मिला है। इसके अलावा अगर हम यही आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये दिया गया है एशले गार्डनर को। किसे दिया गया है? एशले गार्डनर को। एशले गार्डनर कौन है? एशले गार्डनर जो हैं ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हबीब का 74 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? तो मोहम्मद हबीब जो थे वो फुटबॉल खिलाड़ी थे। मोहम्मद हबीब फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनका हैदराबाद में 15 अगस्त 2023 को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 35 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, फुटबॉल के 35 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 11 गोल किए हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने मोहम्मद हबीब ने 5 बार संतोष ट्रॉफी का खिताब भी जीता, मतलब 5 बार इन्होंने संतोष ट्रॉफी जीतने वाली टीम के सदस्य भी रहे हैं। और ये भारतीय जो फुटबॉल टीम है इसके पूर्व कप्तान भी रहे हैं, पूर्व कप्तान रहे हैं भारतीय फुटबॉल टीम के, याद रखिएगा। तो इनका 74 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर लगातार महीनों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई बन गई है? तो अभी हमने आपको बताया कि जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल वाला, वुमेंस वाला जो है वो जीता है एशले गार्डनर ने, जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की सदस्य हैं। लेकिन एशले गार्डनर ने इसके पहले का भी जीता था, यानी जून का भी ये खिताब इन्होंने ही जीता था। इसलिए लगातार महीनों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली ये पहली ऑस्ट्रेलियाई बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय 17 से 20 अगस्त तक किस शहर में युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन करेगा? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 17 से 20 अगस्त तक वाराणसी में युवा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया, मतलब 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इस समय चल रहे हैं ये खेल, क्योंकि आज 19 अगस्त है, क्योंकि 18 अगस्त है आज। 17 से 20 अगस्त तक ये चल रहे थे। तो वाराणसी में क्या है? वाराणसी जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा से सांसद हैं वो यहाँ से, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर भगवान शंकर का बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ यहाँ पर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर घूमने के लिए बताते हैं कि वाराणसी में 64 घाट हैं गंगा के, तो आप वहाँ पर जाकर घूम सकते हैं। और विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण भी केंद्र सरकार द्वारा कराया गया, जिससे देखने में काशी विश्वनाथ जो धाम है उसकी भव्यता में 4 चांद लग गए हैं। तो आप लोग ज़रूर घूम के आइएगा, कभी दर्शन करके आइएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आप सभी बिंदेश्वर पाठक जी से अच्छी भली भांति परिचित होंगे। ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। आप जानते हैं सुलभ शौचालय आपको जगह जगह देखने को मिलते होंगे, जो सार्वजनिक स्वच्छता का प्रतीक हैं। ये किसने शुरू किया था? ये बिंदेश्वर पाठक जी के द्वारा 1970 में शुरू किए गए थे। कब? 1970 में शुरू किए गए थे। तो बिंदेश्वर पाठक जी को निधन हो गया दिल्ली में। कहाँ पे इनका निधन हुआ? दिल्ली में 80 वर्ष की आयु में इनका हृदय गति रुकने से, मतलब दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। और ये भारत में सार्वजनिक स्वच्छता के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी, जिसके तहत जगह जगह आपने देखे होंगे सुलभ शौचालय का कॉन्सेप्ट आया और सार्वजनिक स्वच्छता में वृद्धि हुई। और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है बिंदेश्वर पाठक जी को, और स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत 15 अगस्त 2023 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था ब्रिटिश गुलामी से, जो लगभग 200 वर्ष की गुलामी थी। और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया था
और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो भारत ये जो इस समय 2023 में भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है। और इसमें लाल किले में झंडा फहराया है किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा झंडा फहराया गया है। और ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अगर बात करें तो 4 जुलाई 1947 को इसे लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश संसद में पेश किया था और 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हो गया था, जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। और ये जो इस समय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 15 अगस्त 2023 को, ये 77वां तो मनाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। एक अभियान जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, ये 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक चलेगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक चलेगा। और ये क्यों चलाया गया है कि भारत के लिए जितने भी शहीदों ने अपनी जान का बलिदान किया है, उन सभी को सम्मान देने के लिए, जिससे भावी पीढ़ी उनके बलिदानों को भूल ना जाए, इसलिए मेरी माटी मेरा देश नाम से ये अभियान चलाया गया है। और पिछले वर्ष जो अभियान चलाया गया था तिरंगा यात्रा, इस वर्ष भी वो कंटिन्यू रहा। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली गई भारत के जगह जगह अलग अलग शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो अगर हम गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो ये पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा शुरू किया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला जी क्या हैं? पुरुषोत्तम रूपाला जी केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। क्या हैं? केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री या दुग्ध विकास मंत्री, कुछ भी कह लीजिए, हैं। और ये इन्होंने ए हेल्प कार्यक्रम किया है। ए हेल्प कार्यक्रम जो है पशुधन जागृति अभियान कहा जाए तो ये इन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेती सचिव MEITY सचिव AK शर्मा ने ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया। इसे किस संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा? तो MEITY मेती सचिव AK शर्मा ने ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम जो लॉन्च किया है, इसे डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, इसे याद रखिएगा। और इसमें कुल कितने खर्च आने की संभावना है? तो इसमें 14.85 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार, सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति अपनी कौन है? राष्ट्रपति महोदया हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में तेलुगु संस्कृत विद्वान कांडलाकुंटा अलाहा सिंगाराचार्युलु, नाम याद रखिए कि तेलुगु संस्कृत विद्वान नाम है कांडलाकुंटा अलाहा सिंगाराचार्युलु का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये जो तेलुगु संस्कृत विद्वान है कांडलाकुंटा अलाहा सिंगाराचार्युलु, इनका निधन कहाँ हुआ है? इनका निधन जो हुआ है हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। और इन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया? अगर हम विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और अगर 2023 के विश्व जनसंख्या दिवस की थीम हम जानें तो वो थी अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। थी तो काफ़ी बड़ी, लेकिन पहले का ये जो था अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, क्या था? अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये कौन सी सरकार ऐसा कर रही है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करने की सोच रही है कि भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना लाने की सोच रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉन्डर स्वॉर्ड, क्या नाम है, ऑपरेशन ब्रॉन्डर स्वॉर्ड चलाया है? भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉन्डर स्वॉर्ड चलाया है? ऑपरेशन ब्रॉन्डर स्वॉर्ड अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए है। और ये किस देश के साथ भारत ने चलाया? तो भारत और अमेरिका ने इस ऑपरेशन को एक साथ चलाया है, याद रखिएगा। तो दो प्रश्न बनेंगे कि भारत और किस देश ने ऑपरेशन ब्रॉन्डर स्वॉर्ड चलाया? तो बताएंगे अमेरिका ने। और आपसे दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्रॉन्डर स्वॉर्ड किसके द्वारा चलाया, मतलब किस लिए चलाया गया? तो बताएंगे मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। अगर आप लोग अब कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट करिए और पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप लाइक करेंगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड किया जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाले हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल की एक विजिट ज़रूर करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी, जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, तो आप जाकर उन प्लेलिस्ट के माध्यम से विजिट कर सकते हैं। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा, हिस्ट्री का भी है, कुछ हिंदी का भी है, तो आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर। और आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने? अगर एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के बारे में हम बात करें तो इनका नाम है शेख तलाल। अगर पूरा नाम देखा जाए तो इनका नाम है शेख तलाल फ़हद अल सबाह। क्या नाम है? शेख तलाल फ़हद अल सबाह जो हैं एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो देखिएगा, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा ही गया है कि किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो हम बताएंगे किसने ये काम? चीन ने किया है। चीन ने ये काम किया है कि अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपसे पूछ लेगा कि ओपन काइलिन क्या है? तो आपको बताना है कि एक चीन द्वारा हाल ही में लॉन्च कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? अगर हम अब्दुल्ला शाहिद के बारे में बात करें तो ये कहाँ के विदेश मंत्री हैं? ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। और अब्दुल्ला शाहिद कहाँ के? मालदीव के विदेश मंत्री हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी जो है माले है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मालदीव की मुद्रा क्या है। दोस्तों, आप लोग से जो भी प्रश्न पूछा जाए उसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दिया करिए। इससे आप लोग खुद ढूंढेंगे और आपको, जैसे आप कोई प्रश्न ढूंढते हैं तो आप एक प्रश्न के साथ साथ कम से कम 2, 3, 4 प्रश्न और जान पाएंगे। अगर आप खुद से इसके ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर इसका आंसर देने की आप लोग इसका आंसर ज़रूर दिया करिए। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में निक्की
मैकके पेंसन का निधन हुआ है वे कौन थी? निक्की मैकके पेंसन के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या थी? ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थी। निक्की मैकके पेंसन क्या थी? एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का आयोजन, मतलब आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? अगर हम आगंतुक सम्मेलन 2023 के उद्घाटन के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति भवन में ही है। तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति महोदया हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे श्रीपति मुर्मू लग गया है, गलत है ये। द्रौपदी मुर्मू जो हैं राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया है। आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। आप एक प्रश्न का जैसे आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो आपको क्या जवाब देना है कि झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। और द्रौपदी मुर्मू ने ये जो आगंतुक सम्मेलन का उद्घाटन किया था ये 10 जुलाई को किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है? ये प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं। तो तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का जो फैसला पलटा है ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सदस्य यानी बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका, राजधानी ढाका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर एसोसिएशन या सेंट्रल एसोसिएशन जो भी है, इसका फुल फॉर्म नहीं पता, आप लोग गूगल में देख लीजिएगा, लेकिन हिंदी में इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने के राजा रमन। के राजा रमन जो हैं इसके अध्यक्ष बने हैं। हाँ, अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें IFSCA का फुल फॉर्म तो हम बताते हैं क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था, अथॉरिटी है। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA ये है, इसका फुल फॉर्म है। और अगर हम हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? के राजा रमन जी अध्यक्ष बने हैं। कब बने थे ये अध्यक्ष? ये 10 जुलाई 2023 को अध्यक्ष बने थे। और इन्होंने इंजेली श्रीनिवास जी को रिप्लेस किया है। और ये जो IFSCA है ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? अगर हम बताएं कि RBI ने जो राज्य वित्त सचिवों का जो 33वां सम्मेलन आयोजित किया है वो कहाँ पे किया है? वो मुंबई में आयोजित किया है। मुंबई में क्या है? मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का हेडक्वार्टर है। RBI की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा? सबसे पहले जानिए कि लिटरेसी हाउस कहाँ पर है। अगर हम लिटरेसी हाउस की बात करें तो लिटरेसी हाउस है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लिटरेसी हाउस है, याद रखिएगा। तो लिटरेसी हाउस जो है संग्रहालय के साथ साथ एक पर्यटन स्थल बनेगा जो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी से
बने हुए हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? अगर हम बताएं कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा का जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में लॉन्च किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गोल्ड्समैन सैक्स के अनुमान के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो गोल्डमैन सैक्स ने एक अनुमान लगाया है, एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार भारत जो है 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो यानी देखिए 2075, लगभग अभी 50 साल से ज़्यादा का टाइम है भारत को दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो आप जानते हैं कि ये जो ग्लोबल फायर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? चीन के पास है, सॉरी अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, ग्लोबल फायर पावर ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार। अमेरिका का अगर हम रक्षा मुख्यालय की बात करें तो कौन सी बिल्डिंग में स्थित है? उसे कहते हैं पेंटागन। पेंटागन जो है वो अमेरिका का रक्षा मुख्यालय की मेन बिल्डिंग है, पेंटागन कहते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति निवास को क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। अमेरिका में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं, जो भारतीय मूल की हैं। तो दोस्तों ये 17 अगस्त का करंट अफेयर पूरा हो गया। अब हम 18 अगस्त के यानी आज के करंट अफेयर पर आते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हम आपको बताया करते हैं कि 18 सबसे पहले बताया करते हैं कि उस दिन क्या मनाया जाता है, क्या प्रमुख है। तो 18 अगस्त को जो है 18 अगस्त को क्या हुआ था? 18 अगस्त को जन्म हुआ था। 18 अगस्त 1900 को विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ था। विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। तो 18 अगस्त 1900 को इनका जन्म हुआ था। और विजय लक्ष्मी पंडित के पति का नाम रणजीत सीताराम पंडित है और इनकी एक पुत्री हैं जो लेखिका हैं, आपने नाम भी सुना होगा, नयनतारा सहगल जो हैं विजय लक्ष्मी पंडित की पुत्री हैं। और भारत की कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में फैक्ट है कि भारत की कैबिनेट मंत्री बनने वाली ये प्रथम महिला थी। नोट कर लीजिए कहीं पे कि भारत की कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। एक और फैक्ट याद रखिएगा इनके बारे में, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। कि क्या थी? कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी, विश्व की पहली महिला थी। मतलब संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, विश्व की प्रथम महिला थी जिन्होंने ऐसा किया था। आप इन दो फैक्टों को ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा क्या हुआ था 18 अगस्त को? 18 अगस्त 1951 को IIT खड़गपुर की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, याद रखिएगा। इसके अलावा 18 अगस्त को भारत के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा जो भारतीय अभिनेत्री हैं अरुणा ईरानी जी, उनका भी जन्म 18 अगस्त को ही हुआ था। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध योद्धा का जन्म हुआ था जो भारतीय इतिहास में अलग जगह रखता है, उनका नाम है बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव प्रथम जो हैं उनका जन्म हुआ था। बाजीराव प्रथम क्या थे? बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक छत्रपति साहू जी के पेशवा के रूप में इन्होंने कार्य किया। आप जानते हैं पेशवा जो हैं एक चित्पावन ब्राह्मण थे ये मूल रूप से, और इन्होंने
पेशवा जो थे अष्टप्रधानों में, जो छत्रपति शिवाजी ने अष्टप्रधान बनाए थे, उनमें पेशवा जो थे प्रधानमंत्री के रूप में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सैन्य शक्ति भी इनके कंट्रोल में आ जाती है और ये छत्रपति साहू जी महाराज के अधीन इन्होंने कार्य किया था। 1720 से लेकर 1740 तक इन्होंने पेशवाई संभाली। और बाजीराव प्रथम को क्या कहते थे? इन्हें बाजीराव बल्लाल या थोरले बाजीराव नाम से भी जाना जाता था। एक मूवी आई थी जिसमें रणवीर सिंह ने बाजीराव बल्लाल का किरदार निभाया था, बाजीराव मस्तानी। तो ये वही बाजीराव हैं, मस्तानी बाई वाले बाजीराव हैं ये। और ये ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े अपने जीवन काल में, ये हर युद्ध में इन्होंने जीत दर्ज की, ये कभी भी पराजित नहीं हुए। तो ये अपराजित योद्धा के रूप में भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये सब आप लोग ज़रूर जाना करिए, क्योंकि भारतीय इतिहास को जब हम जानेंगे तो हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होगा और हम जान पाएंगे कि हमें यहाँ तक पहुँचने में हमने कितने कष्ट सहे हैं और हम किस प्रकार आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों अब हम आज का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेकिन आज 18 अगस्त का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए अभी तक या आगे पूछे जाएँ उन सभी का कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल की विजिट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक मिल जाएंगी, आप सारी प्लेलिस्ट की लिंक देख सकते हैं वहाँ पे। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में हमारे सोशल मीडिया लिंक के सभी सोशल मीडिया लिंक तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता महसूस हो रही है, मुझे जितनी जानकारी होगी उसके अनुसार मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज 18 अगस्त का, किस राज्य सरकार ने ओणम उत्सव के लिए मुफ्त किट वितरित की है? तो ओणम उत्सव आप जानते हैं कहाँ पर होता है? ओणम उत्सव केरल में होता है। तो केरल राज्य सरकार ने ही ओणम उत्सव के लिए मुफ्त किट वितरित की है। और ये जो मुफ्त किट वितरित की है केरल सरकार ने, लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को ओणम उत्सव के लिए मुफ्त किट जो है ये वितरित की है। और ये जो ओणम उत्सव क्या है, ये जो है मलयाली लोगों के बीच मनाए जाने वाला एक फसल उत्सव है। मतलब फसल उत्सव है ये, मलयाली लोगों के बीच मनाया जाने वाला। ओणम जो है केरल में होता है, आप जानते हैं। और यह जो उत्सव जो है ओणम उत्सव है, ये लगभग कितने दिन तक चलता है? ये 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। ये मलयालम नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव है ओणम, और मलयालम नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। और थिरुवोणम जो सबसे आखिरी दिन होता है, थिरुवोणम, इसके साथ ये ओणम उत्सव समाप्त होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ओणम अगर केरल से संबंधित है तो पोंगल जो त्यौहार है वो किस राज्य से संबंधित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किस स्थान पर T.M. सुंदरराजन की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है, जो DMK पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर तमिलनाडु के राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल हैं R.N. रवि। कौन है? R.N. रवि जो हैं तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, जिसे पहले मद्रास नाम से जाना जाता था। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने T.M. सुंदरराजन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया? ये मदुरै में किया है। ये वही मदुरै है जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर स्थित है। आप जानते हैं मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है।
तो टीएम सुंदरराजन क्या थे, जिनकी वजह से इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसी आम आदमी की तो लगा नहीं दी जाती प्रतिमा, तो कुछ ना कुछ रहे होंगे। तो ये जो थे ये एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे, यानी फेमस प्लेबैक सिंगर थे टीएम सुंदरराजन। और इनका जन्म जो हुआ था वो 1923 में मदुरै में ही हुआ था। इसी वजह से इनकी प्रतिमा का अनावरण मदुरै में किया गया है। इन्हें एजी साई मन्नार की उपाधि दी गई थी। टीएम सुंदरराजन को किसकी उपाधि दी गई थी? एजी साई मन्नार की उपाधि इन्हें दी गई थी। और इन्हें 2003 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब? 2003 में। और इन्होंने 10,000 से अधिक गाने गाए हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने अगस्त 2023 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती है? तो कौन अगस्त 2023 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन बन गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम जो है मोहित कुमार है। मोहित कुमार जो हैं अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतकर विश्व चैंपियन बन गए हैं अंडर 20 में, अंडर 20 जो है उसमें। और अगस्त 2023 में इन्होंने ऐसा कारनामा किया है। और ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? ये जॉर्डन में आयोजित हो रही थी। और 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि मोहित कुमार जो हैं ये अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में जीतने वाले चौथे भारतीय पहलवान बन गए हैं। क्या बने हैं? चौथे भारतीय पहलवान बन गए हैं। लेकिन अभी तक जो है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो महिला वर्ग है उसमें अभी तक केवल एकमात्र महिला विजेता है भारत की तरफ से। उनका नाम है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल जो हैं वो एकमात्र महिला वर्ग में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीती हुई चैंपियन बनी हुई एकमात्र भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने देश में एक ही दिन में सबसे अधिक नल कनेक्शन दिए हैं? मतलब एक ही दिन में सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। तो कौन सा बन गया है? तो ये जो उत्तर प्रदेश है इसने एक ही दिन में सबसे अधिक नल कनेक्शन लोगों को दिए, मतलब प्रदान किए। कितने नल कनेक्शन दे दिए इन्होंने एक दिन में? इन्होंने 15 अगस्त 2023 भारत का जो स्वतंत्रता दिवस था, 77वां स्वतंत्रता दिवस, इसके अवसर पर लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन दिए हैं। मतलब जो नल की सुविधा है, नल के जल की सुविधा से इन्होंने जोड़ दिया है। कब? 15 अगस्त 2023 को 1.5 करोड़ कनेक्शन दिए गए। और जल जीवन मिशन के तहत 40,000 नल कनेक्शन प्रतिदिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और लखनऊ क्या है? लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BARPG द्वारा जारी CPG RAMS पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शनों पर 12वीं रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य बड़ी श्रेणी में शीर्ष पर है? तो जो DARPG द्वारा जारी CPG RAMS पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर जो 12वीं रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार कौन सा राज्य बड़ी श्रेणी में शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा ये भी उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसमें शीर्ष पर है। और अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों में पूछें कौन शीर्ष पर है, तो सिक्किम जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष पर है। सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य है, याद रखिएगा। पूर्णतः जैविक राज्य जो है, पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम है। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और सिक्किम जो है, जो 7 सिस्टर्स नाम से उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं, उस ग्रुप में सिक्किम शामिल नहीं है, याद रखिएगा। और जो 1,20,000 इसी जो रिपोर्ट जारी की गई है 12वीं रिपोर्ट, इसमें 1,20,000 से कम शिकायतों वाले राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो जो सबसे कौन सा राज्य बड़ी श्रेणी में शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष पर अगर पूछा जाए तो हम बताएंगे सिक्किम। और 1,20,000 से कम शिकायतों वाले राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है।
तो ये जो रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई है, ये कितनी शिकायतें दर्ज की गई और कितने को समाधान किया गया उसके आधार पर जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजीव चंद्रशेखर ने किस स्थान पर G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसने? राजीव चंद्रशेखर ने किस स्थान पर G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये कहाँ पे किया है? ये बेंगलुरु में किया है। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? उनका नाम है सिद्धारमैया। और ये जो है बेंगलुरु में जो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, इसमें क्या किया गया है? इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा की गई। किस पर की गई? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त AK गोयल ने किस देश में चुनावी अखंडता के संरक्षण पर सम्मेलन में भाग लिया है? तो अगर भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं AK गोयल, इन्होंने ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ अखंडता के संरक्षण पर, इन्होंने उसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग को क्या बताना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत 17 से 19 अगस्त तक किस शहर में 3 दिवसीय G20 स्वास्थ्य मंत्री की बैठक की मेज़बानी कर रहा है? तो ये बैठक चल रही है 17 से 19 अगस्त तक होनी थी। कहाँ पर? गांधीनगर में होनी थी। गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की राजधानी है। तो भारत 17 से 19 अगस्त तक गांधीनगर शहर जो गुजरात का है में 3 दिवसीय G20 स्वास्थ्य मंत्री की बैठक की मेज़बानी कर रहा है। तो ये मेज़बानी कर रहा है, याद रखिएगा। और अगर हम G20 की बात करें तो G20 का फॉर्मेशन किसने किया था? G7 ग्रुप ऑफ 7 जो देश हैं उनके द्वारा 26 सितंबर 1999 को, कब? 26 सितंबर 1999 को G20 ग्रुप बनाया गया। और भारत G20 ग्रुप की इस वर्ष अध्यक्षता कर रहा है। यानी 2023 के लिए जो अध्यक्षता कर रहा है, कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 ग्रुप की अध्यक्षता कर रहा है। और ये जो स्वास्थ्य मंत्री की बैठक की बात की गई है, जो गांधीनगर गुजरात में आयोजित हो रही है, इसमें ये बैठक 3 जो है मुद्दों पर आधारित होगी। पहला मुद्दा क्या रहेगा? स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम, कि अगर अचानक स्वास्थ्य से संबंधित कोई आपात स्थिति आ जाती है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं, मतलब हम उसके लिए कितना तैयार हैं। दूसरा है तैयारी और प्रतिक्रिया। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है स्वास्थ्य के लिए तो हमारी क्या तैयारी है, हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, क्या हम प्रतिक्रिया दे पाएंगे। तीसरा यह है कि डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार, हम डिजिटल स्वास्थ्य के लिए मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके डिजिटलाइजेशन में क्या नए इनोवेशन कर सकते हैं, इन मुद्दों पर ये बैठक की जाएगी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में मंत्रिमंडल में भारत और किस देश के बीच खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? मतलब भारत और किस देश ने ये निश्चित किया है कि हम एक समझौता किया है कि हम खेलों में एक दूसरे को सहयोग देंगे, जिससे दोनों के जो खेल के प्रदर्शन है उसमें सुधार हो सके। ये अगस्त 2023 में समझौता किया गया है। किस किस के मध्य? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये समझौता किया गया है। तो अब आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत ने कौन सा समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंप दिया है? तो भारत ने कटुनायके में एक समारोह आयोजित हुआ था जिसमें भारत ने अपना डोर्नियर 228 जो समुद्री निगरानी विमान है वो श्रीलंका को सौंप दिया है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो और जयवर्धनेपुरा कोट्टा जो है वो विधायी राजधानी है और कोलंबो जो है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? रानिल विक्रमसिंघे। अब आपको क्या बताना है कि जो श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं
आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आपसे जो प्रश्न पूछा जाए उन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो हमने आपको बताया था विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया। हमने आपको बताया था कि 12 अगस्त को जो मनाया गया है वो विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस? हाथियों के उनके आवास में सुरक्षा करने के लिए, मानव हाथी संघर्ष को समाप्त करने के लिए, और हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए, हाथी के संरक्षण के लिए विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किसकी स्मृति में मनाया जाता है, किसके सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आई NIFFP की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो जो NIFFP की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024, फाइनेंशियल ईयर कहा जाए तो 2023 से 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो बढ़ेगी 6% की दर से बढ़ेगी। आप लोग ये जानते ही होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था की प्रकार कौन से होते हैं? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से किसे बाहर करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो केंद्र सरकार ने जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो पैनल है उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर करने के लिए इन्होंने विधेयक पारित किया है। मतलब अब जो वर्तमान केंद्र सरकार है या केंद्र सरकार है अपना पूरा कंट्रोल चाहती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल, मतलब जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उनको चुनने के लिए। तो इसलिए उन्होंने CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर करने के लिए विधेयक पारित किया है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, उनकी सरकार, उनके विधायक, उनके सांसद सब पारित हो जाता है। लेकिन निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी था कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस पैनल में बने रहते हैं। तो भारत के आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ जी जो हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनका नाम था YV चंद्रचूड़, जो 16वें CJI थे भारत के, और जो DY चंद्रचूड़ जी हैं ये भारत के 50वें CJI हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि इस समय जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है और वो किस क्षेत्र से सांसद हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का जो शुभारंभ किया है ये किसने किया है? ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि भारत की जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 6वां नहीं है, ये 69वां संस्करण है। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण कहाँ आयोजित
आयोजित होगा? तो ये आयोजित जो होगा ये अलप्पुझा केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्घाटन मतलब इसका जो संस्करण कहाँ आयोजित हुआ कहा जाए तो आयोजित हुआ कहाँ पे, तो ये अलप्पुझा केरल में आयोजित हुआ है। 12 अगस्त को इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इसका उद्घाटन किया। केरल की राजधानी कौन है? तिरुवनंतपुरम है। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? मोहम्मद आरिफ खान केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने अपनी प्राकृतिक गैस की जो हिस्सेदारी है उसको 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। तो अभी कितने प्रतिशत है? अभी लगभग 5% है और 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। किस वर्ष तक? ये इन्होंने लक्ष्य रखा है 2030 तक, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ये पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के कितने और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? सबसे पहले हम जानते हैं कि डिजी यात्रा सुविधा क्या होती है। हमने आपको पहले ही भी बताया कि डिजी यात्रा सुविधा जो है, आप जानते होंगे कि जब यात्री अगर एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उनकी जांच में बहुत समय लगता है। तो ये एक डिजी यात्रा जो सुविधा है ये शुरू की गई है कि ये फेस रिकॉग्निशन टेक्निक होती है उसके द्वारा यात्री के जांच कर सकता है, उनके मतलब कि कौन यात्री जा रहा है। इससे यात्रियों को समय बचता है। तो ये भारत के कितने हवाई अड्डों पर और शुरू की जाएगी? तो ये भारत के लगभग 6 हवाई अड्डों पर और शुरू की जाएगी। यहाँ पे और शुरू की जाएगी लिखा है, तो याद रखिए इससे पहले भी कहीं शुरू की जा चुकी है। इससे पहले 3 जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पर ये सुविधा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1 दिसंबर 2022 को ये सुविधा शुरू की गई थी। और कौन कौन से वो 3 हवाई अड्डे हैं? हवाई अड्डा हैं दिल्ली का, वाराणसी का और बेंगलुरु का। इन 3 हवाई अड्डों में 1 दिसंबर 2022 को डिजी यात्रा सुविधा शुरू की गई थी। ये हमें सक्सेसफुल दिख रही है, इसलिए हम इसे 6 हवाई अड्डों में और बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है? तो अगर हम RICS अवार्ड के बारे में बात की जाए, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS है, तो ये किसे दिया गया है? ये सुभाष रोनवाल जी को दिया गया है। सुभाष रोनवाल जी क्या हैं? सुभाष रोनवाल जी रोनवाल ग्रुप के चेयरपर्सन हैं और विदेशों में इन्हें बिजनेस टाइकून के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन की सीमा को बढ़ाकर, यहाँ पर चढ़ाकर लिखा है, बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो प्रतिदिन जो लेन देन की सीमा है RBI ने बढ़ाकर UPI लाइट की कितने रुपए कर दिए? 500 रुपये पर डे कर दी है। इसके पहले कितनी थी? इसके पहले केवल 200 रुपये थी, बढ़ाकर अब 500 रुपये कर दी है। UPI लाइट में क्या होता है कि इसमें हमें बार बार पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती, हम सीधे स्कैन करते हैं और हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इसकी जो सीमा बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगर हम RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका नेशनलाइजेशन जो किया गया है मतलब 1 जनवरी 1949 को किया गया। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनका नाम है शक्तिकांत दास जी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे? आप लोग को ये बताना है कि जो शक्तिकांत दास जी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सेबी ने IPO लिस्टिंग के में लगने वाले समय को घटाकर कितने दिन कर दिया है? आप IPO लिस्टिंग जानते होंगे, जब शेयर मार्केट में कोई कंपनी अपना पहली बार
शेयर लिस्ट करती है, यानी आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग जब करता है शेयर मार्केट में, अपने शेयर को पहली बार लिस्ट करता है तो उसे आईपीओ लिस्टिंग कहते हैं। तो सेबी ने इसमें लगने वाले समय को घटाकर कितना कर दिया है, 3 दिन कर दिया है। और सेबी क्या है, सेबी जो है शेयर मार्केट का वॉच डॉग कही जाती है, यानी शेयर मार्केट में एक निगरानी रखने वाली संस्था है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा सेबी की स्थापना कब हुई थी, सेबी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। सेबी की स्थापना हुई थी कब, 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपए हो गया है, यानी 6,53,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो कितने प्रतिशत बढ़ गया है, ये बढ़ा है 16% की इसने वृद्धि ली है और 16% बढ़कर 6,53,000 करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है, कि जल की जो तटस्थता है उसके लिए एक मानक परिभाषा किस संस्था ने स्थापित की है, तो ये की है नीति आयोग ने की है। नीति आयोग के बारे में आप सभी जानते होंगे। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो ये योजना आयोग के स्थान पर आया था और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं जो उस समय के, वही अध्यक्ष रहते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी थे और लगातार वही अभी तक अध्यक्ष हैं, क्योंकि लगातार भारत के प्रधानमंत्री 2015 से वही हैं। वैसे तो 2014 से हैं वो, लेकिन ये इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी नीति आयोग की, तो इसके अध्यक्ष यही हैं। वर्तमान में अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उनका नाम है सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और अगर पहले उपाध्यक्ष की बात की जाए, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा, ये अर्थशास्त्री थे। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, कौन है, वो हैं वीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। अगर पहले सीईओ की बात की जाए तो पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। ये सब याद रखिएगा, ये आता है प्रश्न, इसलिए हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को कहाँ संबोधित किया है। तो ये जो G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक है, इसको संबोधित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में। कोलकाता क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया लोगो और डिज़ाइन लॉन्च किया है। तो जो एयर इंडिया कंपनी है, इसने हाल ही में अपना नया लोगो और डिज़ाइन लॉन्च किया है। एयर इंडिया के बारे में बात करें, एयर इंडिया की स्थापना टाटा एयरलाइंस के नाम से हुई थी। कब हुई थी, टाटा एयरलाइंस के नाम से 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। एयर इंडिया का नाम पहले क्या था, टाटा एयरलाइंस के नाम से 15 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। और एयर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है एयर इंडिया का। और एयर इंडिया के फाउंडर कौन है, टाटा एयरलाइंस नाम से इसकी स्थापना किसने की थी, JRD टाटा ने इसकी स्थापना की थी। आप सभी जानते होंगे JRD टाटा को, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 15 अक्टूबर 1932 को। अगर वर्तमान में बात की जाए
कि एयर इंडिया के चेयरपर्सन कौन हैं? तो एन चंद्रशेखर हैं। एन चंद्रशेखर जो हैं वर्तमान में एयर इंडिया के चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो आप जानते होंगे चांदनी चौक दिल्ली में भी है, लेकिन ये जो चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है इन्होंने ये पुणे में किया है। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और क्यों किया इन्होंने उद्घाटन? क्योंकि केंद्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आप अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।